जब बात दिल की हो तो भरोसा जरूरी होता है और बिहार के दिल की धड़कनों को संभालने वाले जिन विशेषज्ञों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है उन नामों में शिखर पर है डॉक्टर अशोक कुमार, जो सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि हजारों जिंदगियों की धड़कनों के रखवाले हैं। ये हैं एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी पीएमसीएच पटना और डायरेक्टर कार्डियोलॉजी एचडीएनए आरोग्यम हॉस्पिटल पटना। उन्होंने चिकित्सा को सेवा बनाया और सेवा को सम्मान। उनका स्टेथोस्कोप सिर्फ नब्ज नहीं सुनता, समाज की पीड़ा को भी समझता है। उन्होंने चिकित्सा को सेवा बनाया, जैसा कि हमने आपको कहा, जो दिल की बीमारी का इलाज नहीं उम्मीद का संचार करते हैं। आज के इस मंच पर हम वायदे नहीं इरादे की बात कर रहे हैं, तो जिनके इरादे ने बिहार की मेडिकल व्यवस्था को नई दिशा दी उनका स्वागत जरूरी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर अशोक कुमार जी का। और जरा रुकिए, क्योंकि हमारे पास एक और अतिथि है, एक और गेस्ट इसी के साथ है। अब कभी एक शब्द था जिसे कैंसर कहते हैं, कभी एक शब्द था जिसे कैंसर कहते हैं, जो लोगों की जिंदगी से उम्मीद छीन लेता था। लेकिन आज बिहार में एक नाम है जो कैंसर से नहीं डर से लड़ना सिखाता है, और वो नाम है डॉक्टर मनीषा सिंह का, डायरेक्टर मेडिकल एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी महावीर कैंसर संस्थान पटना। हजारों जिंदगियों को मौत के मुहाने से वापस लाने वाली एक डॉक्टर, एक योद्धा और एक उम्मीद की रोशनी। उन्होंने इलाज को इमोशन से जोड़ा और पेशेंट को सिर्फ मरीज नहीं परिवार माना। आज जब बात इरादों की कर रहे हैं तो एक ऐसा इरादा जिसे जरूर बुलाना चाहिए, जो हर दिन मौत से लड़ता और जीवन से जीतता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर मनीषा सिंह का। जैसा कि हमने आपको कहा, हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से एक बात कह दूं, राजनीति के बाद हेल्थ की बात करना आप लोगों को पता नहीं कैसा लग रहा होगा, लेकिन मुझे बहुत जरूरी लग रहा है। हम अपनी सेहत को लेकर के चिंतित रहें, और खास तौर पे जब दो बड़े डॉक्टर बैठे हों तो अच्छे से ताली बजाएं और ये जो कहें वो सुने। तो पहले एक बार शानदार ताली हो जाए। बहुत बढ़िया। मनीषा जी, मैं आपके साथ शुरू करता हूँ। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसे हर कोई बचना चाहता है, और जिसको ये बीमारी हो जाती है वो व्यक्ति और उसका परिवार मुश्किलों से घिर जाता है। बिहार में जैसा हम लोग सुबह से बात कर रहे हैं, बहुत गरीबी है, बहुत समस्याएं हैं। बिहार में अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो एक तो सवाल ये है, उसके लिए क्या उपचार के रास्ते मौजूद हैं, क्या सुविधाएं मौजूद हैं बिहार में ही, बाहर नहीं, बिहार की बात मैं कर रहा हूँ। और दूसरा कि इस सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि अगर एक सुखी संपन्न व्यक्ति है और वो चाहता है कि इस बीमारी से उसकी दूरी बनी रहे, ये बीमारी उस तक न आए, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? वेल, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर निम्मी को थैंक्स देना चाहूँगी फॉर हैविंग मी हियर ऑन द स्टेज। और जहाँ तक रही कि आपने कहा कि अगर बिहार में लोगों को कैंसर हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्योंकि कैंसर एक बहुत ही एक्सपेंसिव इलाज, इसमें डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो मैं ये आपके मन से सारे लोगों को ये कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट में हमारे पास बहुत ही ऐसे फैसिलिटीज़ हैं। आज एक रिक्शा वाला और एक खोमचा वाला भी हमारे महावीर कैंसर संस्थान, क्योंकि बिहार का ऑलमोस्ट 90 to 95% कैंसर पेशेंट को हम केटर करते हैं। टाटा मेमोरियल मुंबई अस्पताल जो है कैंसर का, उसके बाद जो सेकंड रजिस्ट्रेशन है कैंसर का वो महावीर कैंसर संस्थान है, क्योंकि हमारे पास 650 बेडेड हॉस्पिटल को हम केटर करते हैं। तो आप कहेंगे कहाँ से, हमारे पास लंबी वेटिंग लिस्ट है, बेड नहीं मिलता है, तो और सब पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा होता है। तो आपके मन से मैं ये जानकारी देती हूँ कि जब सबसे पहले पेशेंट, बिहार के पेशेंट की मैं बात करती हूँ, इमीडिएटली उसे कैंसर है भी या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उसे एक शक भी है कैंसर का, तो महावीर मंदिर 15,000 रुपये आपको ऐसे ही देती है बेसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप उससे बेसिक इन्वेस्टिगेशन आप अपना करा लें, जिसमें एक हमारा कैंसर का प्रूफ आ जाए, जिसको हम लोग बायोप्सी प्रूफ कहते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी की प्रूफ कहते हैं, तो फिर आपको जो बिहार सरकार है वो 80,000 से 1 लाख रुपए हर कैंसर पेशेंट को मुहैया करती है, और विदिन 7 to 8 डेज। ये भी बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद अगर आप आयुष्मान कार्ड धारक हैं तो इनफैक्ट टोटल ट्रीटमेंट है 5 लाख तक का ट्रीटमेंट भी फ्री होता है। तो जो एक हैवॉक है कि अरे कैंसर हो गया कहाँ से इलाज करा पाएंगे, उस मिथ को हम लोग दूर करें। अब उसका भी लिमिटेशन है, मैं ये बहुत बड़ाई नहीं कर रही हूँ,
बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, जहाँ तक कि कैंसर का इतना एडवांसमेंट हो गया है, हम कीमोथेरेपी से आगे इम्यूनोथेरेपी की बात करते हैं जो बहुत ही एक्सपेंसिव है, वो सब आयुष्मान कवर नहीं करता है। लेकिन एक बेसिक मिनिमम नीड जहाँ आपका लाइफ सर्वाइवल ज़ीरो पे था, वो तो एक्सीड एटलीस्ट हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। और एक रोड पर का भी एक छोटा सा रिक्शा वाला भी एक डेयर कर सकता है कि हाँ, हम कैंसर के इलाज के लिए हम स्टेप इन कर सकते हैं। तो एक सवाल में यहाँ है, फिर दूसरे सवाल पे चलूंगा कि बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ठीक है, ये तमाम सुविधाएं सरकार दे रही है, लेकिन जो परिवार इस बीमारी के चपेट में आ गया और वो मान लीजिए कि महावीर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, आप लोगों के पास पहुंच जाता है, तो क्या वहाँ ऐसी भी व्यवस्था है कि इलाज के अलावा ये सुविधाएं सरकार से लेने के लिए जो कागजी कार्रवाई होगी, बाकी चीज होगी, उसमें आप लोग मदद करती हैं? आप बिल्कुल बिल्कुल, उसका एक चेंबर ही अलग, डिपार्टमेंट ही अलग बना हुआ है, जहां आपको उस चेंबर में लोग डाइवर्ट कर देते हैं, जहां एक बेसिक आय और आवासीय प्रमाण पत्र आपको दिखाना होता है, और वो आय और आवासीय प्रमाण पत्र के बाद आप वो अवेल कर सकते हैं। महावीर कैंसर संस्थान में हमारे पास एक स्पेशल एडवांटेज ये है कि एक इंडियन कैंसर सोसाइटी एक एनजीओ है जो पूरे इंडिया में 15 कैंसर हॉस्पिटल को चिन्हित किया है, उसमें महावीर कैंसर भी है, तो हमको इसके अलावा भी एडवांटेज मिलता है, तो इससे बहुत ही राहत मिलता है। तो आप हमारे क्लास ऑफ पेशेंट्स को देखेंगे तो बहुत ही गरीब तबके के पेशेंट हमारे हैं, बट खुशी की बात है कि सबका कैंसर का ट्रीटमेंट क्वालिटी में कहीं कंप्रोमाइज़ हम नहीं कर रहे हैं। जी, और साथ ही डॉक्टर अशोक, मेरा पहला सवाल आपसे होगा। आप बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आज हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो यंग हैं, फिट हैं, लेकिन वो उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, उन्हें कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। कई बार ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि लोग जिम करते समय उन्हें कार्डियक अरेस्ट हो गया है। तो मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि ये जो कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, इसका सिम्टम्स क्या है, और साथ ही साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी इसका होने का कारण क्या है कि यंग और फिट लोगों में भी हो रहा है? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है, और अगर विगत कुछ वर्षों में हम देखें तो 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में 66% इंक्रीज हुआ है हार्ट अटैक का इंसिडेंस, खास करके अपने देश में इसकी बात करें तो। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है, ये जो चीज़ें हैं ये प्री डिस्पोज्ड कंडीशन पे स्ट्रेस होने से होता है। दूसरा सवाल था कि जिम में आपने कहा, तो जिम में उन्हीं को होता है जो कि ऑलरेडी प्री डिस्पोज्ड हैं। अब प्री डिस्पोजिशन की बात करें तो इंडियन पॉपुलेशन में हम लोग थोड़ा प्री डिस्पोज्ड ज़्यादा होते हैं। कुछ जीन्स भी हैं, अगर 9p21 की बात करें, इसमें थोड़े म्यूटेशन होते हैं, ये प्री डिस्पोज करते हैं। इसके अलावा जो हमारे टीन एज से ही कोरोनरी आर्टरीज में प्लाक बनने लगते हैं, प्लाक है, बाकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं, खान पान, व्यायाम सही नहीं है, ओबेसिटी है, ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस है, लैक ऑफ स्लीप है, ये सारे जो रिस्क फैक्टर हैं इसको एग्रीवेट करते हैं। तो ऑलरेडी आपका अंदर प्लाक है, और स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज शुरू किए, जिम किए, उसमें बीपी भी बढ़ता है और ब्लड का गस भी, फ्लो भी बढ़ता है, जो कि प्लाक रप्चर कराता है, वहाँ क्लॉट बन जाती है और जिसके चलते हार्ट अटैक होता है। तो ये चीज़ें हैं, और भी कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं जो कि एक्सरसाइज में एग्रीवेट करती हैं और सडन कार्डियक डेथ का कॉज होता है। उनका अगर हम नाम लें तो कुछ चैनलोपैथीज़ हैं, जैसे ब्रुगाडा सिंड्रोम, लॉन्ग क्यूटी, शॉर्ट क्यूटी सिंड्रोम है, ARVD है, तो ये सब है। और कुछ कॉर्नरीज के भी एनोमेलीज होते हैं कि उसमें अगर हम सडन एक्सरसाइज करें तो हार्ट पे स्ट्रेस, अनड्यू स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते हार्ट अटैक और सडन कार्डियक डेथ हो जाते हैं। ये चीज़ें हैं। और साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, देखा जा रहा है कि जो यंग एडल्ट्स हैं, जो युवा हैं, आज उन्हें भी कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है मुख्य? वही मैंने आपको इसमें बताया ही कि ये जो इंसिडेंट्स है डेफिनेटली बढ़े हैं, 66% बढ़े हैं 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में। लेकिन इसमें भी वो जो है, आजकल आप देखो कि जो डाइटरी पैटर्न है वो डेफिनेटली चेंज हुआ है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हम लोगों की बढ़ गई है। दूसरा, ओबेसिटी, आप जनरलाइज्ड, एक पैंडेमिक फैल गया है पूरे विश्व में, ओबेसिटी एक बड़ा कारण है। उसके चलते ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो रहे हैं, उससे इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, उससे कई तरह की बीमारियां और बढ़ रही हैं। और जो हमारा खान पान जो चेंज हुआ है, इजी अवेलेबिलिटी हुई है, और हम लोग जो कि पैकेज फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर का जो कल्चर आया है, तो ये सब मिलके हमें एक, ऑलरेडी हम लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं, और उस पे ये हमें और हार्ट अटैक की तरफ ले जाता है। यही सब ज़्यादा कारण है। और ख़ास करके अगर देखो तो स्ट्रेस एक बड़ा कारण है।
लैक ऑफ स्लीप, 7 से 9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, काम तो ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी है। और एक्सरसाइज की बात जब हम करें तो इसमें एरोबिक एक्सरसाइज के साथ वेट ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, क्योंकि एक्चुअल में जो लॉन्गेविटी की बात होती है वो कोर मसल स्ट्रेंथनिंग, उसमें थोड़े आपको वेट ट्रेनिंग करने होते हैं। लेकिन फिर अगर ओवर एक्सर्शन की बात करें, स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो। ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें। बिल्कुल, इन मॉडरेशन, हर चीज़ इन मॉडरेशन हमेशा से अच्छा रहा है। सर, अभी आपने स्ट्रेस की बात की है। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं आज जो कहीं ना कहीं स्ट्रेस उसका कारण होता है। मनीषा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम कैंसर के बारे में बात करें तो कैंसर होने का जो मुख्य कारण है, मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, अगर बात करें हम जेनेटिक्स की या फिर इम्यूनिटी की बात करें या फिर खान पान के बारे में बात करें, तो क्या ये सब भी कारण हो सकता है आज कैंसर का जो इतना पेशेंट बढ़ रहा है? ये देखिए, कैंसर का जो कॉज है वो बहुत वाइड है। आज आप हम लोग खुद ही बात कर लें कि हम लोग जिस एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं, आप जो एयर हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, आप देखिए उसका भी लेवल जो है वो टॉक्सिकेटेड एयर है। जो पानी आप पी रहे हैं वो पोल्यूटेड है। जो खाना आप खा रहे हैं, आप आज देखते हैं बाज़ार में इतने बड़े बड़े सेब और बहुत पॉलिश्ड बड़ा बड़ा फ्रूट्स सब सर्व होता है, सब आपका उसमें पेस्टिसाइड डाला हुआ है। तो आप किसी चीज़ से स्किप कर ही नहीं पा रहे हैं। जो वजह हम लोग से पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप उसी कंटामिनेटेड एटमॉस्फेयर में आप सर्वाइव करने के लिए आप कंपेल्ड हैं, आप उससे निकल नहीं सकते हैं। उसके अलावा हाँ, जेनेटिक है। जेनेटिक सारे कैंसर्स नहीं होते हैं। जहाँ जो कैंसर जेनेटिक होता है, जैसे ब्रेस्ट है या कोलोन कैंसर है, प्रोस्टेट है, तो उसके लिए हम लोग पहले ही से कह देते हैं कि आप फैमिली अगर हिस्ट्री रही हो या नहीं भी हो तो आप उसके लिए स्क्रीनिंग करवाएं। और बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियाँ हम अपने पेशेंट्स को देना चाहते हैं, जैसे कि आप मासिक के दौरान बहुत ही हाइजीन मेंटेन करें, अपने आप को पैल्पेट करके अर्ली ब्रेस्ट लीशन इस सब को डिस्कवर करें। तो कॉजेशन तो बहुत सारा है। कभी एक माँ के वूम से एक बच्चा भी निकलता है तो उसको कैंसर होता है, और आज मेरे पास एक 106 ईयर्स की लेडी है, उन्हें भी कैंसर है। तो आप किस एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं, क्या लाइफस्टाइल है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आप वर्किंग लेडी हैं, आपका खान पान बहुत ही कंटामिनेटेड है, आप फ्रिज में सब चीज़ को जो भी है, आपका प्रिजर्वेटिव्स है, जैम है, बहुत सारी चीज़ आप प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना खाते हैं। तो आपका लाइफस्टाइल इस तरह से वेस्टर्न लाइफस्टाइल की ओर हम चली जा रहे हैं। जो हमारा नेचुरल जो था एक जीने का तरीका, वो बिल्कुल ही हम लोग उससे अलग होते चले जा रहे हैं। और यही वजह है कि हम लोग जब नेचर से छेड़छाड़ करते हैं तो बहुत सारा बीमारी है जो आपको घेरता है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कैंसर है। तो आप दोनों लोग हैं और इतनी अच्छी बातचीत हो रही है। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि आपकी फुसफुसाहट यहाँ तक आ रही है तो थोड़ा अगर कम करेंगे तो बेहतर रहेगा। डॉक्टर, मेरा सवाल ये है, हालांकि ये मुझे लगता है कि अस्पताल प्रशासन से जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, प्राइवेट अस्पताल को लेकर के एक नॉर्मल बातचीत ये होती है, लोग आपस में बातचीत करते हैं कि आप गए, ज़रूरत नहीं है आईसीयू में रखने की, फिर भी रख लिया है, ज़्यादा चार्ज कर दिया है, पैसे के लिए कर रहा था। आपका एक लंबा अनुभव है, क्या आपने कभी कोई ऐसी घटना देखी, कभी आपकी नज़र में ऐसी कोई बात आई, या फिर ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? ये चीज़ें हैं नासमझी का नतीजा है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि कोई भी आईसीयू डेड बॉडी को रख नहीं सकता है, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज करने लगता है ना। और डेथ का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा समझना पड़ेगा। समझाइए समझाइए। अब उसमें जो है कि एक कॉमा और डेथ में फ़र्क होता है। डेथ होने के लिए आपको ब्रेन डेड भी होना पड़ेगा और कार्डियक अरेस्ट भी। हार्ट जब तक रुके नहीं, सांस रुके नहीं और ब्रेन जब तक काम करना बंद नहीं करे, तब तक हम लोग उसको डेथ डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। मेनी ए टाइम क्या होता है कि पेशेंट अटेंडेंट आईसीयू में आते हैं और आने के बाद अगर कोमेटोज पेशेंट्स भी है, पेशेंट कोमा में है, तो हरकत तो नहीं होगी, कार्डियक एक्टिविटी चल रही है, तो और डीप स्टिमुलस पे ब्रेन भी काम कर रहे हैं। तो वैसे में एज ए डॉक्टर कोई भी उसको डेथ डिक्लेयर नहीं कर सकता है, ये लीगलाइज अपने यहाँ नहीं है। प्रॉब्लम अपने पार्ट में ज़्यादा देखा जाए तो पेशेंट पार्टी में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कई बार हम लोग आईसीयू में जब टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं तो उनको क्लियरली बता देते हैं कि भाई अब इसमें कुछ गुंजाइश नहीं है। तो ये डिसीज़न कौन लेगा? लीगली हम लोग सपोर्ट हटा नहीं सकते हैं, हमारे यहाँ ये लीगली परमिशन नहीं है कि आप अगर टर्मिनली इल भी पेशेंट्स हो तो आप उसका सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट हटा दें। इस बारे में हम लोग कई बार कॉन्फ्रेंसेज में बात करते हैं, ये मुद्दा उठ रहा है कि एक टाइम होता है जब आपको डिसीजन लेना होता है, और ये डिसीजन कौन लेगा? ये लेने वाले अटेंडेंट होते हैं। सारी फसाद की जड़ होती है जब पेमेंट की बात आती है।
क्योंकि अगर टर्मिनली इल जब पेशेंट्स होते हैं तो उसमें बहुत सारे इंटरवेंशन करने पड़ते हैं, इंटूबेशन होगा, वेंटिलेटर पे जाएगा, तरह तरह की दवाइयाँ होती हैं, वो काफ़ी उसके पैसे बढ़ने लगते हैं। और होप अगेंस्ट होप लोग काम करते हैं। अटेंडेंट की भी बहुत ज़्यादा ये नहीं है, उन्हें एक लगता है उम्मीद कि शायद बच जाए, और ये इमोशनल एस्पेक्ट है जिसके चलते लोग लगे रहते हैं, डॉक्टर भी लगा रहता है, अटेंडेंट भी लगे रहते हैं। लेकिन जब बिल की बात आती है तो सारे आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। जैसा कि बात है कि जब तक हार्ट चल रहा है, अगर ब्रेन डेथ भी हो गया है तो हम कैसे उसको बंद कर सकते हैं? डिक्लेयर नहीं कर सकते। डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। और जब हार्ट बंद हो जाए, ब्रेन डेथ हो जाए, उसके बाद आधे घंटे के अंदर ब्लड फ्लो भी खत्म हो जाएगा, कोई ड्रिप नहीं चल सकता है। कुछ देर के बाद फ्लैसिड राइगर मॉर्टिस होने लगते हैं, 4-6 घंटे के बाद कंट्रैक्चर होने लगता है, बॉडी डिकम्पोज करने लगता है। तो ये आरोप तो सरासर गलत है कि 3 दिन से मरा हुआ है, आईसीयू में रखा हुआ है, ये संभव नहीं है। एक सवाल मेरा दोनों लोगों से है, ये मनोवैज्ञानिक सवाल है। जैसे कि जो बात हम लोग अभी कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक पेशेंट आया, बतौर डॉक्टर आपको उसकी परेशानी पता है, बतौर डॉक्टर उसका कंडीशन आपको पता चल गया है, लेकिन जो सामने अटेंडेंट हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, वो वायलेंट भी हो रहे हैं, वो गुस्सा भी हो रहे हैं, वो नाराज भी, आपको ये भी समझ में आ रहा है कि स्थिति की वजह से ये परेशान भी हैं, उनको डील कैसे करना चाहिए एक डॉक्टर के नाते? मैं आप दोनों से बारी बारी समझना चाहता हूँ। और साथ ही मैं इसमें आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अगर हम बात करें बीमारियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, और जितने भी डॉक्टर्स हैं सबका ये सलाह दिया जाता है कि कंप्लीट बॉडी चेकअप आप हर साल अपना करवाएं। तो मैं आप दोनों से मेरा ये सवाल रहेगा कि सभी को आप क्यों कहेंगे कि कंप्लीट बॉडी चेकअप अपना करवाएं? इस बारे में भी थोड़ा आप बताएं। दोनों इंटायरली डिफरेंट सवाल है। पहले मैं आपका सवाल ले लूँ। ये बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है। ये सबसे डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट होता है डॉक्टर्स के लिए, और ख़ास करके उनके लिए जो लोग टर्मिनली इल पेशेंट्स को डील करते हैं। और आप देखोगे कि इसको अगर आप डाटा से ही देख लो तो उसमें सबसे ज़्यादा टर्मिनली इल पेशेंट्स को कौन डील करते हैं? एनेस्थीसिया के पेशेंट जो डॉक्टर होते हैं, जो क्रिटिकल केयर देखते हैं, उनको। और एवरेज लाइफ स्पैन आप उन डॉक्टर की देख लो तो बाकी डॉक्टर के कंपैरिजन में उनके 10 साल कम लाइफ होते हैं। तो वो ज़िंदगी देते हैं तो अपनी ज़िंदगी से निकाल के देते हैं, ऐसा नहीं है। और ये स्ट्रेस है, और क्रिटिकली इल पेशेंट्स को डील करना, तो हम लोगों को ये धीरे धीरे आदत हो जाती है। हम लोग बड़े एम्पैथी और सिंपैथी के साथ अटेंडेंट्स को डील करते हैं, और सुबह शाम जो टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं उनका फैमिली मीटिंग कराते हैं, सुबह शाम उनसे बात करते हैं, पेशेंट्स के बारे में ब्रीफ करते हैं, उन्हें बताते हैं, सिचुएशन से अवगत कराते हैं, उनको कई तरह के ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि ये चीज़ें हैं। और एक टाइम आता है जब यहाँ से सुधार की गुंजाइश नहीं होती है तो उन्हें क्लियरली बता दिया जाता है कि भाई अब इसमें मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, बतौर डॉक्टर हमें नहीं दिख रहा है, हमें अब इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन हम भी मजबूर हैं, हमारा कानून भी है, हम किसी को मार कैसे सकते हैं? हम तो बचाने वाले हैं। तो लास्ट जब तक ब्रेथ रहता है, लास्ट हार्ट बीट चलते रहता है, लास्ट अगर कोई ब्रेन स्टेम का भी रिफ्लेक्स रहता है, तब तक हम लोग प्रयास करते हैं। मैम, आपका कोई अनुभव इस तरीके का? देखिए, हमारा तो सिचुएशन ही डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारे पास जब क्रिटिकली इल पेशेंट, टर्मिनली इल पेशेंट आते हैं, इसका मतलब पेशेंट अपने लास्ट स्टेज में जा रहा होता है। तो वैसे केसेस में बहुत बार हम लोग वेंटिलेटर का सपोर्ट देने के पहले भी पूछते हैं कि ये पेशेंट को अगर हम लोगों ने वेंट पे डाला भी तो ये हम लोग कुछ दिन, कुछ घंटा को आपको स्ट्रेच कर रहे हैं, लेकिन इसका बिल भी आएगा और इसके लिए आपको पेमेंट भी करना होगा। तो सिचुएशन हम लोग बहुत ही क्लैरिटी के साथ अटेंडेंट से बातचीत होती है। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में हम लोगों ने देखा है कि अटेंडेंट खुद ही रिफ्यूज़ कर देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि स्टेज 4 डिजीज़ है, बीमारी अगर ब्रेस्ट का है तो वो लिवर, लंग्स हर जगह जा चुका होता है, पेशेंट गैस्पिंग है, वो किसी भी मोमेंट पेशेंट को डेथ डिक्लेयर हो सकता है। उस मोमेंट में बहुत ही एग्रेसिव हो जाना तो वो कोई सेंस बनता नहीं है। तो वो चीज़ हमारे केस में थोड़ा डिफरेंट होता है। पेशेंट को अगर अच्छे से समझा दें तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट टाइम्स में वायलेंट नहीं होते हैं। फॉर द एक्सेप्शंस तो हर जगह कहीं कुछ ना कुछ होता है। जो सवाल हमारे को होस्ट ने पूछा, मैं उसको एक बार दोहरा देता हूँ दूसरे तरीके से। एक हेल्थ के आसपास स्वास्थ्य का जो मामला है उसमें डर का भी मामला है, और इसके डर के आसपास एक बिजनेस भी चलता है। इससे आप लोग एतराज़ नहीं जताएंगे मुझे लगता है। तो ये जो पूछ रही थी सवाल, वो हम सबका सवाल है कि आए दिन हम देखते हैं कि फुल हेल्थ बॉडी चेकअप करवाएं, इतने दिन में करवाएं, साल भर में करवाएं, 6 महीने में करवाएं। आप लोगों से बेहतर कौन बताएगा कि क्या करवाएं, कैसे करवाएं? और
और साथ ही मनीषा जी, मेरा आपसे भी ये सवाल है कि ट्यूमर्स मार्कर्स अगर हम जांच के बारे में बात करें तो इस बारे में भी आप बताएं कि कितना फ़ायदेमंद है सभी के लिए अगर वो कैंसर से बचना चाहते हैं तो। देखिए, ये फुल बॉडी चेकअप तो हम लोग एडवोकेट नहीं करते हैं, लेकिन कैंसर स्क्रीनिंग हम लोग जरूर एडवोकेट करते हैं। कैंसर स्क्रीनिंग का ये नहीं मतलब होता है कि हर मेल और फीमेल हर एज को हर बारी हम कहें कि आप कैंसर स्क्रीन करें। हर कैंसर का एक एज डिफाइंड होता है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, अगर ब्रेस्ट कैंसर का, तो उसको हम लोग कहते हैं कि 35 ऑनवर्ड्स एक बार आप मेमोग्राफी करा लें, और एक बार आपका मेमोग्राफी सही होगा तो फिर उसको हम टाइम इंटरवल फ्रेम पर देंगे। आप किस रिस्क में हैं, किस एज में हैं, क्या प्रोन है, किस कैंसर से होने के लिए ससेप्टेबल हैं, क्या आपका फैमिली हिस्ट्री होता है, तो हम लोग का एक इंडिविजुअलाइज्ड पैनल होता है। वो कोई फिक्स्ड हम लोगों ने बना नहीं दिया है कि आपको हर बार ऐसे ऐसे कराना होगा। तो वो एक इंडिविजुअलाइज्ड डिसीजन इंडिविजुअलाइज्ड डॉक्टर देता है, जिसके तहत आपको आगे बढ़ना होता है। और ट्यूमर मार्कर की जहाँ तक बात हुई, वो बहुत ऑथेंटिक नहीं होता है। मैं अगेन आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ। एक मार्कर होता है CA-125 जो कि आपको ओवेरियन कैंसर को डिक्टेट करता है कि इसमें बढ़ने से ओवेरियन कैंसर होगा, बट वो कोई 100% ऑथेंटिक नहीं है। बहुत बार आपको ट्यूबरक्लोसिस में भी वो बढ़ जाता है, तो उसको फिर हम लोग को एक CT स्कैन या MRI करके उस पेशेंट को मैच करना होता है। तो हर चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री है, कोई एक फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है, हर इंडिविजुअल के लिए एक अलग प्रिस्क्रिप्शन बनता है। और जैसे कि इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। मैडम ने बहुत क्लियरली कहा कि जो हेल्थ पैकेज है कि फुल बॉडी चेकअप, ये कंसेप्ट ही बेकार है। आप इसको मार्केटिंग गिमिक कह सकते हैं, लेकिन क्या है कि क्या करना है। हेल्थ प्रमोशन जो कि आप लोग आज भी कर रहे हो, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अवेयरनेस होना सबसे ज़रूरी है। तो इसमें हम लोग क्या एडवोकेट करते हैं, नो योर नंबर। ये आपको अपना नंबर पता होना चाहिए। जैसे कि एक टाइम फ्रेम होता है। हेल्दी लाइफस्टाइल सबके लिए, वो केवल कार्डियोवास्कुलर नहीं बल्कि आपका मेंटल हेल्थ, आपके कैंसर इंसिडेंस, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। तो स्वस्थ खान पान आहार तो सबसे ज़रूरी है। लेकिन नंबर जानने में कुछ रिकमेंडेशन है। जैसे हमारी सोसाइटी है लाई लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उनका रिकमेंडेशन है कि जब बच्चे 18 साल के हो जाएं, जब बालिग हो जाएं, जब वोटर लिस्ट में नाम भी जा रहा है, वो टाइम है कि अब आप यहाँ से सचेत हो जाएं। वो एक टाइम है जिस समय कम से कम पहले हो जाए तो अच्छा है। जिसको फैमिली हिस्ट्री है वो पहले भी करा लें, नहीं तो उस समय आप ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर एक बार चेक कर लें, ताकि आपका बेसलाइन पता चल जाए और अपने वेट को कंट्रोल में रखें। तो ये 4 नंबर्स हैं। सर, अभी आपने वेट की बात की है, मैं आपसे जानना चाहूँगी सभी डॉक्टर से जो ये सलाह देते हैं कि आप सही आहार लें और कुछ वक्त निकाल के आप एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपने वेट की ही बात की है, तो वेट लॉस इंजेक्शन अगर हम ओजेम्पिक की बात करें तो आज बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो इसे लेते हैं। अगर हम बात करें कुछ अगर जो ऐसे फेमस जैसे करण जौहर हो गए या फिर कपिल शर्मा हो गए, तो ये क्या ये भी एक कारण बन सकता है कार्डियक अरेस्ट का आने वाले समय में, या फिर क्या ये एक कारण हो सकता है? देखिए, ये जो ओजेम्पिक की आपने बात करी है, ये केमिकली सीमाग्लोटाइड है, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। तो ये मेडिसिन जो है ये आपको यूज़ होती है डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में, और एज ए एंटी डायबिटिक बात करें बहुत अच्छी मॉलिक्यूल है। और इसके रिजल्ट भी कार्डियोवास्कुलर आउटकम ट्रायल्स होते हैं, CVOT ट्रायल जिसको बोलते हैं, कि इसका हार्ट पे कैसा इम्पैक्ट है, तो बहुत अच्छा है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट आज के डेट में सीमाग्लोटाइड एक बहुत अच्छी एंटी डायबिटिक मेडिसिन है, और साथ में वो कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट भी करता है। और कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन में भी कौन सा पार्ट वो डिजीज़ में करता है, जैसे एथेरोस्क्लेरोटिक बर्डन ज़्यादा हो उसमें वो बहुत अच्छा रोल है उसका। सम पार्ट इसका हार्ट फेलियर के इंसिडेंस को भी कम करने में है। ये चीज़ें तो है। साथ में इसका साइड इफ़ेक्ट है जो कि वेट लॉस कराता है। तो अब लोग खुद से श्रम ना करके इंजेक्शन लेके अपना वेट लॉस कराते हैं। एक और मेडिसिन आ गई है, आप तो ओजेम्पिक की बात कर रहे हैं, एक और मेडिसिन मार्केट में आ गई है टर्जेपेप्टाइड मॉन्जेरो के नाम से। ये उससे भी ज़्यादा वेट लॉस कराता है। तो ये GLP-1 प्लस GIP इंड्यूसर्स हैं। तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है। अब लॉन्ग टर्म में साइड इफ़ेक्ट इसके आने शुरू हो गए हैं। जैसे अगर ह्यूमन में तो अभी स्टडी नहीं है, लेकिन ओजेम्पिक की रैट में स्टडी है। रैट में देखा गया है कि हार्ट के मसल मास को कम करता है। अब वेट घटाएगा तो केवल फैट का तो नहीं घटाएगा, मसल्स का भी वेट घटा रहा है। तो कार्डियक भी मसल मास कम हुए हैं
लेकिन ये रैट मॉडल पे स्टडी है, लॉन्ग टर्म में ह्यूमन में भी इसके डाटा आ जाएंगे। तो ऐसा स्पेकुलेशंस हैं कि लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि कार्डियक एरिथमियाज के इंसिडेंस बढ़ें, इसीलिए इसको मना करते हैं हम लोग। कुछ चीज़ें हैं जिसमें नहीं लेना है, जैसे पेंक्रियाटाइटिस हो, गॉल स्टोन हो, एरिथमियाज हो, मायोकार्डाइटिस हो, वैसे में ऐसी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। अशोक जी, एक सवाल मुझे लगता है यहाँ बैठे ज़्यादातर लोगों का होगा, मुझे इशारा हो रहा है कि समय की कमी है। हम लोग जिस परिवार से आते हैं, हमारी माएँ कहती हैं खूब घी खाओ, खूब दूध खाओ, है ना, मलाई वाला दूध खाओ। शहरों में आप रहने लगते हैं तो एक नॉर्मल चलता है, नहीं घी छोड़ दीजिए, मलाई मत खाइए, दूध मलाई हटा करके खाइए। बता दीजिए थोड़ा कैसे खाएं, क्या करें। एक्चुअली ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है, क्योंकि हम लोग गाइडेड कहाँ से होते हैं? वेस्टर्न मीडिया से गाइडेड होते हैं कि अगर अंग्रेज लोग जो कहते हैं वही सही है, हम यही अवधारणा में जीते हैं। तो अब हमारा फूड हैबिट, हमारे खाने का स्टाइल अलग है। हम लोग जो खाते हैं, हम लोगों को खाने का अगर आप देखो तो फ्राइड फूड ज़्यादा खाते हैं, हम लोगों के सब्जी भी भून के बनती है, तल के पूड़ी खाते हैं, ये अलग है। और हम लोगों ने वेस्टर्न मीडिया से सुन लिया है कि ओलिव ऑयल बहुत अच्छा है। तो ओलिव ऑयल वो कैसे खाते हैं वो तो देखो, वो तो पूड़ी कचौड़ी तलते नहीं है, वो तो भुजिया बना के खाते नहीं है, वो एज ए सैलड यूज़ करते हैं। तो आप ओलिव ऑयल अच्छा है, कार्डियक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, उसमें बेनिफिट है कि उसमें जो एसेंशियल जो फैटी एसिड्स हैं उनके मात्रा ज़्यादा हैं, डेफिनेटली वो अच्छा है। लेकिन वो उसका जो थर्मोस्टैटिक पॉइंट है वो कम है। जैसे ही हम गर्म करते हैं वो डिनेचर कर जाता है, तो वो इस काम के लिए नहीं है। आप भी अगर सैलड में ऑयल ड्रेसिंग करके खाओ तो खाओ। अब आते हैं अपने पार्ट में, तो घी बहुत ही अच्छा है। अगर तल के कुछ लेना है, खाना है, तो आप घी में ही तल के खाएं, क्योंकि इसका थर्मोस्टैटिक पॉइंट बहुत हाई है। तो इसमें आप तलेंगे तो ये ट्रांस फैटी में चेंज नहीं होता है। और दूसरी चीज़, बहुत लोग होते हैं इंडिया में भी, एडल्ट्स में देखा जाए तो 60-70% लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। तो इसमें लैक्टोज की मात्रा बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जिस मेथड से घी बनते हैं उनमें भी कोई परेशानी नहीं है। किचन की बात करें तो किचन में हमारा जो मस्टर्ड ऑयल है और घी का कॉम्बिनेशन यूज़ करें तो हमारे लिए आइडियल है। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ डाटा स्टडी में देखेंगे तो सफोला, सनफ्लावर, ये सब भी ठीक है, लेकिन ये मॉडरेट थर्मोस्टैटिक पॉइंट है, तो हल्का फ्राई में काम किया जा सकता है। बट घी बुरा नहीं है, इन मॉडरेशन। अति सर्वत्र बढ़ जाते, ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन इन मॉडरेशन आप घी खाते हैं तो उसके एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी हैं। इवन कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, आपके शरीर के पूरा इन्फ्लामेशन को कम करता है, फैट के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, तो अच्छा है, बुरा नहीं है जी। Thank you. और साथ ही मनीषा जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे हर आमजन डरते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम कैंसर के बारे में बात करें तो इसके अगर अर्ली डिटेक्शन के बारे में बात करें, प्रिवेंशन के बारे में बात करें, तो क्या कुछ ऐसे तरीके हैं जिसे लोग जान सकते हैं या फिर जिसको लोग इससे बीमारी से बच सकते हैं? देखिए, चूँकि आपका लास्ट क्वेश्चन है तो मैं इसको इस तरह से कंक्लूड करना चाहूँगी कि कैंसर तो डेफिनेटली एक जानलेवा बीमारी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कैंसर बहुत ही ट्रॉमेटिक बीमारी है जो पूरे घर को तोड़ के रख देता है। तो सबसे पहले आप ये समझें कि कैंसर में शुरू में कोई लक्षण नहीं होता है, और कोई लक्षण होता भी है तो वो सिंपल सा लक्षण है। एक सिंपल फीवर भी हो रहा है तो ब्लड कैंसर का लक्षण हो सकता है, जिसको बहुत बार हम लोग कहते हैं पेट में गैस हो गया है, गैस्ट्राइटिस हो गया है। हो सकता है आपके आंत का कैंसर हो, आपकी गॉल ब्लैडर का कैंसर हो, साधारण सा पेशाब पैखाने में कोई दिक्कत है, हो सकता है वो आपके कोलोन का कैंसर हो, रेक्टम का कैंसर हो। तो कैंसर का कोई लक्षण विशेष नहीं होता है। खांसी हो रहा है, सिंपल, हो सकता है फेफड़े का कैंसर हो। तो जब भी पेशेंट हमारे ओपीडी में आते हैं और हमसे पूछते हैं कि मैडम कैसे पता चलेगा कि ये कैंसर है, कैंसर का लक्षण एक आम लक्षण जैसा ही होता है, और जनरली हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, लोकल डॉक्टर से दिखाते रहते हैं, तब तक दिखाते रहते हैं जब तक कि एकदम से पेशेंट टर्मिनली इल नहीं हो जाता है। ये बहुत ही गलत चीज़ है। बहुत बार हम अपने आप को दूसरे पैथीज़ में, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लोग लाज से, शर्म से डॉक्टर के पास नहीं आके आयुर्वेदिक, हेम्योपैथी, मैं किसी पैथी को यहाँ पे ये क्रिटिसाइज़ नहीं करती हूँ, पर जब तक जांच ना हो, पड़ताल ना हो, आप ज़बरदस्ती का पुड़िया खाए जा रहे हैं। कोई शुरू का स्टेज 1 को आप इधर उधर के बाबा लोग से दिखा के स्टेज 4 में करके हमारे पास आते हैं। तो बस मेरा एक लास्ट वर्ड यही होगा कि जब भी कोई भी सिम्टम जो परसिस्ट करे, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, लगे कि आपके किसी लोकल डॉक्टर के
अप्रोच के बाहर जा रहा है, सिम्टम परसिस्ट कर रहा है, तो दिमाग के कॉर्नर में ये जरूर रखें कि हो सकता है वो कैंसर का लक्षण भी हो सकता है, क्योंकि हम एक हॉट कैपिटल सीट ऑफ बिहार में बैठे हैं जहां कैंसर नंबर 1 पे चला गया है। बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है कैंसर का, इग्नोर ना करें, अपने नियर बाय कैंसर स्पेशलिस्ट से तसल्ली ले लें, सुनिश्चित कर लें कि कहीं वो कैंसर तो नहीं है। अगर आप जागरूक रहेंगे, आपके तरफ से हमारी तरफ से सपोर्ट होगा, तो डेफिनेटली हम इस ड्रेडेड डिजीज़ को भी अपने काबू में कर पाएंगे। बस यही मेरा एक लास्ट सजेशन है। डॉक्टर्स, अब हम लोग बढ़ रहे हैं रैपिड फायर की तरफ। डॉक्टर मनीषा, मैं आपसे शुरू करता हूँ। एक लाइन में अगर आपको बताना हो कि कैंसर के लिए चेतावनी। शॉर्ट एंड क्रिस्प। डोंट फियर कैंसर, फाइट कैंसर। बढ़िया। आप रोज मौत से जो लोग लड़ रहे होते हैं उनका इलाज करती हैं, उनके बीच रहती हैं, और इस सब से कहीं ना कहीं एक अवसाद भी आता है। आप कैसे लड़ती हैं? हमारा हैबिट हो जाता है। इनफैक्ट जब पेशेंट कैंसर सर्वाइवर आता है, जो कि एवरीडे 50-60 सर्वाइवर भी आता है, वो बहुत बड़ा ताकत है एक डॉक्टर को कैंसर को इलाज करने के लिए। जब एक कैंसर का मरीज या उसके परिवार के लोग हिम्मत हार रहे होते हैं, आप बताओ, डॉक्टर सामने खड़ी होती हैं, क्या कहती हैं उनको, कैसे हिम्मत देती हैं? देना पड़ता है। कभी कभी छोटे बच्चे भी होते हैं और वो भी एकदम से, उनकी डेस्परेट माँ होती हैं, कोई बुजुर्ग होता है, उसका बेटा बार बार आना नहीं चाहता है जॉब छोड़ के, तो हम लोग हर सिचुएशन से एवरी डे फेस करते हैं। कोशिश करते हैं, टाइम की कमी होती है कि हम उतना समय दे नहीं पाते हैं, पर जहाँ तक हो सकता है एक डॉक्टर के अलावा एक माँ बहन और एक नागरिक होने का भी दायित्व पूरा करने की कोशिश बिहार करते में हैं। कैंसर के काफी मामले दिखते हैं, तो इसकी वजह तंबाकू, खान पान या सिस्टम की गलती है क्या? तंबाकू तो मैं पहले नंबर पे दूंगी। हर एक आदमी को देखिएगा किसी न किसी फॉर्म ऑफ गुटखा, तंबाकू का वो सेवन करता है। दूसरा सबसे बड़ा है, हम गैंजेटिक बेल्ट के एरिया में हैं, जो बेल्ट में हमारा खुद ही रिसर्च डिपार्टमेंट में जहाँ काम करती हूँ, बहुत बड़ा रिसर्च डिपार्टमेंट है, उसने बताया है कि हाँ लेड की और आर्सेनिक की मात्रा इतनी अधिक है जो कि कैंसर कॉज करता है, जो कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सब मैसेज दे चुके हैं। तीसरा, हमारा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इतना पुअर है कि अगर हम चाह के भी चाहें तो पेशेंट को जहाँ खाना पीना की दिक्कत है वो अपने आप को स्क्रीनिंग कराए और अपना वो कराए, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो वो भी एक फैक्टर है कि चूंकि हमारा पॉवर्टी मतलब इतना ज़्यादा है कि जब तक वो स्टेज 3-4 में होता नहीं है, पेशेंट घर में पाल पोस के बैठा रहता है और फिर हमारे डॉक्टर्स को रिपोर्ट बहुत करता बहुत है। शुक्रिया डॉक्टर मनीषा। सर मेरे रैपिड फायर के कुछ सवाल आपके लिए भी हैं, 3-4 सवाल हैं, उसका आप शॉर्ट में ही आंसर दें। सर पहला सवाल मेरा आपसे है कि कितना स्ट्रेस लेना हार्ट के लिए खतरनाक हो सकता है, थोड़ा या फिर शादी के बाद वाला? थोड़ा स्ट्रेस तो जरूरी है, नहीं तो आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। अगर स्ट्रेस नहीं हो तो आदमी परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन हाँ मॉडरेट से ज़्यादा स्ट्रेस आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। और तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी की अगर हम बात करें तो किसका ईसीजी आप पहले करना चाहेंगे? सम्राट चौधरी। सम्राट। बिहार के लोग दिल से खाते हैं, पर क्या उतना ही ध्यान वो रखते भी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने दिल का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं बिहार के लोग। क्या ज़्यादा खतरनाक है, जलेबी समोसा या फिर ट्विटर या और राजनीति? राजनीति। अगर कोई मरीज कहे डॉक्टर साहब दिल तोड़ दिया उसने, तो क्या इलाज देंगे, या फिर आप इलाज देंगे या फिर उसे काउंसलिंग देना पसंद करेंगे? एक्चुअली काउंसलिंग की ज़रूरत ज़्यादा है और ये स्कूल के लेवल से डालने की ज़रूरत है लोगों में। जी, और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी, हार्ट अटैक से ज़्यादा तेज़ धड़कन किससे होती है, बुलेट ट्रेन से या फिर ब्रेकअप से? बेगम से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे डॉक्टर्स का एक बार तालियों से स्वागत करिए। इतना अच्छा सेशन, हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में पता चला। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।